this is यश पंडित here and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes जहां पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी क्लासेस कंटिन्यूअसली चला रहे थे। बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग गया था। ब्रेक क्या कह सकते हैं, ये क्या था, थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट आया था क्योंकि हम लोगों ने, जैसे आपको पता है, यूपीएससी का और एसएससी के बैचेस लॉन्च किए थे। थोड़ा सा मेरा टाइम वहां डेडिकेट होने लग गया था। बाकी की रूटीन में भी तो बहुत सारी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से मैं रूटीन बना नहीं पा रहा था कि किस तरीके से कैसे मैनेज करना है। बट अभी सब चीजें सेटिंग हो गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लासेस कंटिन्यू यूट्यूब पे भी आती रहेंगी। और बाकी अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो फुल टारगेट बैच है 2021 और 22 के लिए, दोनों के लिए हमने लॉन्च किया है और मात्र 16,000 और 20,000 फीस रखी है। सब कुछ है उसमें, पूरा फ्रॉम प्रीलिम्स, सीसैट, एवरीथिंग। ऑप्शनल को बस हटा दो, मेंस तक का, इंटरव्यू तक का सारा कुछ है और वैलिडिटी भी आपकी मेंस के एग्जाम तक की है। काफी बच्चों ने, काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और जिस तरीके का आपका रिस्पांस आ रहा है, हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर एनालिसिस, योजना, कुरुक्षेत्र, एडिटोरियल क्लासेस, जो अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉपर रूटीन में चल रहा है। आपको सिर्फ वो चीज फॉलो करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने हमेशा बोला, दिमाग मेरा होगा, मेहनत आपको करनी है। जो कंटेंट देना है बस उसको आपको पढ़ते जाना है और रिवाइज करते जाना है। काफी अच्छा रिस्पांस आया है और देख के खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर, हम लोग दिल्ली में 2-2 लाख रुपए कोचिंग देके आए हैं, उसके बाद भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, वो रूटीन नहीं बना पाए जो यहाँ पे आके बन गया है सिर्फ 16,000 रुपए के अंदर। तो रुपए मैटर नहीं करता है बेटा, पॉइंट मैटर ये करता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, आपके दिमाग में चीज बैठनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे अप्लाई करनी है। अगर आप चाहो तो आप एडमिशन ले सकते हो। जिन्होंने नहीं लिया एडमिशन, सीट्स बची हुई हैं, आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन कैसे लेना, पूरा प्रोसेस आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जो पहला वाला कमेंट है उसके अंदर सारा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। एसएससी के जो फीस रखी है वो 5,000 रुपए रखी है, जिसमें पूरा एसएससी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सब कुछ है उसके अंदर। सीजीएल भी है, आपका एमटीएस भी है, सीपीओ भी है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल भी, सबका सब कुछ है, इंक्लूडेड है। इंस्टॉलमेंट्स दोनों में है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करो, 3 में पे करो, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। सारा प्रोसीजर आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। मेहनत करने का अगर दम रखते हो तो ज्वाइन कर लेना, अच्छा सा रिस्पांस आपको मिलेगा। अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लास में हम लोग जिस पॉइंट पे खड़े हुए थे, जिस पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे, वो पॉइंट था एक्चुअली 1940 का। मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही थी। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम लोग 1940 तक पहुंच चुके थे और हमने देखा था ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज आ रही थी वो अपीजमेंट पॉलिसीज थी। अपीजमेंट का मतलब खुश करने वाला, कि भैया अगर कोई इंसान बहुत परेशान है तो उसको एक टॉफी या चॉकलेट दे दो, ले भाई ये पकड़ ले तू, टॉफी चॉकलेट दे दो तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। और जब उसको समझ में आए कि यार मेरे को उल्लू बना दिया गया, जब वो उठे तब तक एक डंडा उसको खींच के मार दो। मतलब कहने का ये जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स यूज करते थे, इसको हम बोलते थे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बार बार ब्रिटिशर्स वही चीज कर रहे थे। कांग्रेस हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सब लोग ब्रिटिशर्स की इन हरकतों से इरिटेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। 1940 में ब्रिटिशर्स एक ऑफर लेके आते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया था अगस्त ऑफर। उस अगस्त ऑफर में वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, वॉर एक ऐसी चीज है जो कब खत्म होगी ये किसी को नहीं पता जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पुराने पीरियड में जाओ, 1940 में खड़े हो जाओ और 1939 सितंबर से वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अगर पूछा जाए वॉर कब खत्म होगी तो आप थोड़ी बता पाओगे। आपको क्या पता, सपने थोड़ी आ रहे हैं आपको, तो आप तो यही कहोगे ना, मुझे क्या पता कब खत्म होगी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमेशा यही बोलते थे कि जब वॉर खत्म होगी तब आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। कांग्रेस और महात्मा गांधी ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इनकी ये हरकतें, इनकी ये बातें सुनते सुनते, और ये बोलते थे कि ऐसा है अंकल, हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए नहीं। बहुत दिन से आपका तमाशा हो गया। 1929 के बाद हम लोगों ने एक चीज डिसाइड की थी कि अब हम पूर्ण स्वराज डिमांड करेंगे। आपको उस टाइम पे 1 साल का टाइम भी दिया था कि चलो 1 साल का आप टाइम ले लो और दे दो हमें डोमिनियन स्टेटस, बट आपने उस टाइम दिया नहीं। जब याद है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह चलती थी साइमन कमीशन वाली, उस टाइम आपने दिया नहीं। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब तो हमें चाहिए ही नहीं, तुम दे ही नहीं रहे। अब जब हमें चाहिए ही नहीं तो तुम बार बार जबरदस्ती हमें वो चीज क्यों दे रहे हो। हमें पूरा का पूरा चेंज चाहिए, पूरा का पूरा चेंज चाहिए। मतलब हमें कंट्री जो है ना वो फ्री चाहिए और अपने हाथ में पावर चाहिए, तुम निकलो पतली गली से। ब्रिटिशर्स ये डिमांड आ चुकी थी। ब्रिटिशर्स को इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि इंडिया में उनका कंट्रोल बना रहे। उसके रीजन थे, उसके रीजन ये थे कि एक तो ब्रिटिश अगर इंडिया छोड़ के जाता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी बेइज्जती होनी कि भाई साहब देखो भगा दिया गया तुमको, इज्जत तो जा ही रही है।
दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडियन जो सोल्जर्स थे उस समय ब्रिटिशर्स में थे, तो वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ते थे। तो अगर कहीं यहां पे इंडिया को फ्री कर दिया गया या ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिया गया तो वो लड़ना बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी कमजोर पड़ जाएगी ना। तो ब्रिटिशर्स को टेंशन हो रही थी, कॉन्सेप्ट समझना। जब अगस्त ऑफर कांग्रेस रिजेक्ट करती है तो उस टाइम पे आपने एक चीज नोटिस की थी कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे ये लॉ लगा रखा था कि कोई भी बंदा अगर ग्रुप बना के कहीं भी इकट्ठा होगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब गांधी जी ने यह सोचा कि ठीक है, अब हम सत्याग्रह ओपन तो लॉन्च कर नहीं सकते कि भीड़ में इकट्ठा हो जाए, तो एक काम करते हैं अपन लोग, एक काम करते हैं, अलग अलग घर बैठ के अलग अलग इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। तो अब इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था, मतलब सारे लोग अलग अलग जगह बैठ के सत्याग्रह ही इकट्ठे हो रहे थे और वो सारे के सारे डिसाइड कर रहे थे कि हम अलग अलग जाएंगे दिल्ली, मतलब आप ग्रुप नहीं बना सकते बट अकेले तो बैठ सकते हो। तो उस टाइम पे आचार्य विनोबा भावे जी सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे, आपको याद होगा, विनोबा भावे ये सबसे पहले सत्याग्रही बने थे इंडिविजुअल। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, गांधी जी कभी भी किसी मूवमेंट में खुद नहीं उतरते हैं पहले स्टार्टिंग में, इस चीज को ध्यान रखना। ये गांधी जी के सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है जो पूरी हिस्ट्री में हमें समझना है और रियलिटी है। अगर लीडर खुद उतर जाएगा पहले, तो जब लीडर थकेगा या लीडर के साथ जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो थकेंगे तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। गांधी जी का फंडा कॉन्सेप्ट आपको मैंने शुरुआत से समझाया है, जो रियलिटी है वो ये था, लोगों को सबसे पहले समझाओ, इशू को बड़ा बनाओ, वो इशू को बड़ा बना के लोगों के अंदर एनर्जी भरो, लोगों को फील्ड में उतार दो। लोग जब फील्ड में उतरेंगे तो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन टिके रहेंगे, उसके बाद वो कमजोर पड़ेंगे। जब वो कमजोर पड़ेंगे तो खुद पहुंच जाओ ये बताने के लिए कि देखो मैं आ गया तुम्हारे साथ। तो जब वो लीडर उतरेगा, 40 दिन तक चल चुका मूवमेंट, अब फिर जब लीडर उतरेगा तो फिर वो एनर्जाइज हो जाएंगे कि आ गए भाई साहब, हमारे लीडर हमारे साथ आ गए, तो वो मूवमेंट और लंबा खींचेगा। उनका सिंपल फंडा रहता था, मूवमेंट को लंबा चलाओ बिना दंगे लड़ाई के और गवर्नमेंट में प्रेशर डालो, इसी तरीके से काम हो सकते थे। इसी तरीके से वो साउथ अफ्रीका में हलचल मचा के आए थे और इंडिया में उन्होंने हलचल मचाई थी। तो यहां इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह का सिस्टम बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे सत्याग्रही जो थे इनको पकड़ के अरेस्ट कर दिया गया। 25,000 के आसपास जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। तो ये कुछ सिस्टम चला था। अब ब्रिटिशर्स को हो गई टेंशन, क्यों? क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे हैं और उनको बहुत चमाट पड़ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई थी, जापान छोटे छोटे लोग आके इतना पीट के जा रहे थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, सुताई लगाई थी बहुत भयंकर तरीके से जापानियों ने। अब ब्रिटिशर्स बहुत टेंशन में थे, क्योंकि इधर इंडिया से भी उन्हें टेंशन मिल रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि कोई मूवमेंट बड़ा लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था, उनके सूत्र उनको बता रहे थे कि कोई बहुत तगड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने वाला है। सारी की सारी फोर्स उनकी लगी हुई थी ब्रिटिशर्स की वर्ल्ड वॉर 2 में। अगर मूवमेंट लॉन्च इस टाइम पे इंडिया के अंदर हो गया तो बवाल हो जाएगा, ब्रिटिशर्स जानते थे। जब भी ब्रिटिशर्स को टेंशन होती थी वो इंडिया में क्या लेके आते थे, जल्दी से बता दो, गाजर लेके आते थे। गाजर का मतलब होता है कैरेट। मॉडिफाइड लैंग्वेज में, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करेंगे तो कहेंगे चॉकलेट या टॉफी, कि भैया अगर कोई कुछ नहीं मान रहा है तो अब ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको एक चॉकलेट पकड़ा दो, एक गाजर पकड़ा दो, शांत होकर बैठ जाएगा। वही गाजर लेके एक आदमी जिसका नाम था क्रिप्स, वो अब फील्ड में उतरेगा। क्रिप्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया बोलने वाला और दोस्ती करने वाला आदमी, जिसने आते ही इंडिया के जितने भी लीडर्स है सबके साथ दोस्ती बना ली थी। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, 1940 में अगस्त ऑफर आया, उसके बाद सत्याग्रही जो थे वो अरेस्ट हो गए सारे, कांग्रेस वाले बहुत चिढ़ गए। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, एक मीटिंग करी 1941 में दिसंबर में। कांग्रेस जितने भी लोग होते थे, आपको मैंने बताया है, वो चाय बिस्किट लेके बैठ जाते थे कि भैया आज बैठ जाते, कुछ डिस्कशन करते, कुछ करते हैं, आज सोच लेते थे। वो ऐसे ही दिसंबर 1941 में बैठ गए और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, ब्रिटिशर्स को यह बोला कि अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि हम यहां बवाल ना मचाएं, हम कोई मूवमेंट लॉन्च ना करें, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है, तो आप एक काम कर दो, बस छोटा सा हमारा क्या काम कर दो आप हमारा, कि आप इस चीज को गारंटी दे दो, पेपर में लिख के दे दो कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी, कब खत्म होगी कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, बट जैसे ही खत्म होगी ना, आप एकदम इंडिया को फ्री करके निकलोगे, नो डोमिनियन नथिंग, आप इंडिया को फ्री करके भागोगे। डोमिनियन का मतलब होता है, किसी भी अगर कंट्री को डोमिनियन स्टेटस दिया जाता था, उसका मतलब होता था पहले वो एक कॉलोनी होता था, और अगर वो कॉलोनी से सारे लोग चले जाएंगे जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर ब्रिटिश की कॉलोनी है तो वो सोवरेन कंट्री बन जाएगा, फ्री कंट्री बन जाएगा। लेकिन जब वो कॉलोनी से सोवरेन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो एक बीच में स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन स्टेज। उसमें ना तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने छोड़ा होता है उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, समझ में आ रहा है, अपने इधर से, और ना इधर से पूरी तरीके से पकड़ा होता है। मतलब बेसिकली आप ये कह दो कि ना तो वो कॉलोनी होता है ना वो सोवरेन कंट्री होता है, बीच में कहीं अटका होता है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। मतलब कुछ चीजें ब्रिटिशर्स के हाथ में होती, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। इसके अगेंस्ट इन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे अगर आप एकदम रिटर्न में हमें गारंटी दे दो
कि आप जो है ना ये छोड़ के भाग जाओगे यहाँ पे, जैसे ही हमारी वॉर खत्म होगी आप एकदम इंडिया को फ्री कर दोगे, डोमिनियन की बात बंद करो। ब्रिटिशर्स और टेंशन में आते हैं। उस समय ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर था वो था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल बहुत ही तेज चालाक आदमी था। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स को जिताने में सबसे बड़ा हाथ उसी का था, बहुत तगड़ा कॉन्टैक्ट्स वाला, उसकी अच्छी दोस्ती थी लोगों के साथ, पावरफुल आदमी था विंस्टन चर्चिल। लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इलेक्शन होते हैं बहुत बुरी तरह मात खाया था लेबर पार्टी से। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। मार्च 1942 की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स टेंशन में है, परेशान घूम रहे हैं, कांग्रेस वाले जोश में आ रखे हैं कि भाई साहब आप तो कुछ बवाल मचा देंगे, ब्रिटिशर्स टेंशन में, मजा उठाएंगे इनका। ब्रिटिशर्स 1942 मार्च में एक क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम होता है उसका, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो वहां पे ब्रिटिश में बोर्ड ऑफ ट्रेड का बहुत बड़ा हेड होता है, बिजनेसमैन समझ लो एक तरीके से होता है। उसको भेजते हैं, उससे कहते हैं कि जाओ जरा कुछ करके आओ, और वो जाता है। वो एक मिशन लेके आता है जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन बेसिकली गाजर होती है, ये मैंने बनाई है, देखो रेड कलर भी कर दिया है इसको, गाजर होती है, और ये गाजर खिलाने के लिए यहाँ पे लीडर्स के पास आता है। ये सारे लीडर से मिलता है, गांधी जी से मिलता है, जिन्ना से मिलता है, सबसे मिलता है और दोस्ती यारी कर लेता है। ठीक है, ये एक मैं आपको बात बताऊं तो ये आदमी जो आया था, इसके पीछे जिसने इनको भेजा था वो खुद ही नहीं चाहते थे कि कुछ कर पाए। रियलिटी तो ये है, अभी समझाता हूं। क्रिप्स आता है और कहता है मैं लाऊंगा सपोर्ट, मैं लाके देता हूं सपोर्ट। ऐसी क्या बात है, इंडिया टेंशन दे रहा है ना, मैं सपोर्ट लेके आऊंगा, दोस्ती करके आऊंगा सबसे, जाके दोस्ती करके आता है। कहता है मैं सपोर्ट लेके आऊंगा। क्यों सपोर्ट चाहिए? क्योंकि अपने को आर्मी में लोग चाहिए। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? इंडियन आर्मी चाहिए भाई, आर्मी के अंदर कमजोर पड़ जाएगी, और टेंशन नहीं चाहिए बवाल। या वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, ब्रिटिशर्स का ये एटीट्यूड था, वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, तुम टेंशन देने और ला रहे हो, मत लाओ। क्रिप्स को भेजते हैं, क्रिप्स आता है, सब लीडर से मिलता है। मिलने के बाद उसको कुछ समझ में आता है कि भैया कोई तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, और वो एक प्रपोजल तैयार करता है। वो प्रपोजल क्या है उसको समझते हैं। इधर आप एक चीज समझना बहुत ध्यान से, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि जो जापानी थे, ये देखो, क्योंकि जो जापानी थे उन्होंने बहुत बुरी तरह सुताई लगा रखी थी। बर्मा ब्रिटिशर्स से छीन लिया था, और मैं आपको बताऊं तो एक टाइम ये आ गया था कि जापानी जो लोग थे उन्होंने चाइना में अपनी परेड करा दी थी, मतलब चाइना तक पहुंच चुके थे, इंडिया के दरवाजे पे खड़े थे। अगर इंडिया के दरवाजे पे खड़े थे, अगर उस टाइम पे कुछ चीजें जो हुई हैं वो नहीं होती तो जापानी इंडिया के ऊपर अपनी कंट्रोल जमा चुके होते। ठीक है, तो इसका डर ब्रिटिशर्स को भी था, और सच बताऊं तो इसका डर इंडियंस को भी था। क्यों? क्योंकि इंडियंस को ऐसा लगता था कि हमें अगर जापानियों ने कब्जा लिया ब्रिटिशर्स को हरा के तो हमारा और ज्यादा नुकसान है, वो तो और खतरनाक है। तो इंडियंस को भी ये चाहते थे, हम दिखाते नहीं थे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझो, बट हम ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ ही अपना कोई समझौता हो जाए, क्योंकि हमें जापानियों से पहले अगर फ्री मिल हो गए हम तो फिर जापानी हम पे अटैक नहीं करेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स यहाँ होंगे तो वो हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि उनकी ब्रिटिशर्स से दुश्मनी है। तो कहीं ना कहीं दिल से इंडियंस भी चाहते थे कि जापानी यहाँ पे अटैक ना करें, और ब्रिटिशर्स तो वैसे ही डरे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा था। क्रिप्स आता है, सब लीडर से मिलता है और कहता है कि मैं कोई सॉल्यूशन लेके आऊंगा। जो प्रपोजल लेके आता है अभी समझाता हूं। यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। वॉर कब एंड होगी ये किसी को नहीं पता है, ध्यान रखना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कॉलोनी और सोवरेन कंट्री के बीच वाली स्टेज। इसमें ना तो कॉलोनी होती है कंट्री, ना सोवरेन होती, फ्री होती है। कुछ पोर्शन जैसे डिफेंस है वो कॉलोनी जो बना के रखा होता है, जैसे ब्रिटिश है उनके हाथ में रहेगा, ऐसा सिस्टम था। अब क्रिप्स एक प्रपोजल देता है, कहता है ये लो मेरे कैरेट, गाजर लो, 4-5 गाजर ले लो और खा लो, मीठी वाली गाजर है, ठीक है, अगर लगे तो। क्रिप्स आता है और अपना प्रपोजल देता है। क्रिप्स के प्रपोजल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये गाजर होती है, मैंने पहले ही बताया। पॉइंट्स क्या होते हैं, माइंड मैप मैंने तैयार किया हुआ है, जैसे मैं आपको स्टोरी बना के समझाता हूं। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी ना, देख लेना, मजा आ जाएगा, सारी कहानी जुड़ जाएगी। और कहानी जब बन जाती है तो फिर मजा आ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिज स्टोरी तो है। इसलिए लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरियत देती है, कहां देती है हिस्ट्री, तो यार एकदम कहानी होती है। जब मैं बोलता हूं ना, दिमाग में चलाया करो, अच्छा ये आया होगा चलता हुआ क्रिप्स, है ना, चिप लेके, और उसके बाद लोगों को चिप्स खिला रहा होगा कि भैया ये खा लो, चिप्स दे रहा होगा। तो वो चिप्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उनको चाहिए नहीं चिप्स। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए इंडिया फ्री। ये चिप्स से काम नहीं चलेगा, तो इसने कुछ चिप्स निकाल के दिए। बोलता है, सुनना इंटरेस्टिंग, इंडिया क्या कह रहे हैं, इंडियंस क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का डिमांड कर रही है 1929 से कि भाई साहब अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए फ्री इंडिपेंडेंस। क्रिप्स आता है, लीडर से मिलता है, गांधी से मिलता है, कहता अंकल क्या चाहिए आपको? अंकल कहते हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंस एकदम फ्री चाहिए इंडिया। कहता अच्छा ये चिप्स खाओ। दूसरे के बाद जाता है, जिन्ना के बाद, तुमको क्या चाहिए? बोला हमको अपनी अलग कंट्री चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाहर में जाओ, हमें चाहिए पाकिस्तान बस। जिन्ना का तो एक ही चीज, एक ही भूत सवार था, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जहां से पाकिस्तान नहीं दिखता तो कहता हमें नहीं चाहिए, सोचता भी नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, पाकिस्तान लिखा होना चाहिए तभी देखूंगा ऐसे चश्मा उठा के, वरना देखूंगा ही नहीं। तो उसने तो वैसे ही कह दिया ना, पाकिस्तान ही चाहिए वरना बवाल और दूंगा मैं। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल का पहला पॉइंट,
डोमिनियन स्टेटस। अब गांधी जी और कांग्रेस कहते हैं बेटा बहुत बदतमीजी हो गई, तुम मिले आके हमसे, हमने तुमको बोला डोमिनियन नहीं चाहिए, तुम फिर डोमिनियन पकड़ा दिया हमें, ये वाली टॉफी हमें पसंद ही नहीं आ रही, तो बार बार ये टॉफी दे रहे हो, मना करने के बाद 10 बार दे चुके हो, सेम टॉफी अगस्त ऑफर में दे दिया, अब क्रिप्स में दे दिया, मतलब चाह कह रहे हो, क्या चाह रहे हो कि हम इरिटेट होते रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहे और टाइम निकालते रहो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी बट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसमें जितने भी लोग होंगे सब नॉमिनेटेड होंगे, कोई इलेक्टेड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं गाजर खिला के डंडा मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनेट तो हम ही करेंगे ना बेटा, तो हम अपने लोग बुला लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो वॉर के बाद बनेगी, पर वॉर कब खत्म होगी तो किसी को पता नहीं है। लेकिन इंडिया ने क्या मांगा था, इंडिया ने मांगा था फ्री इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर। ये क्या दे रहे हो आप, डोमिनियन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब आप तो फ्री इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहे, हमारी बात को एकदम कर जा रहे हो, यहां से सुन ही नहीं रहे, यहीं से वापस कर दे रहे हो, सुन के यहां से निकालने वाली तो बात छोड़ो, आप यहीं सुन के यहीं से वापस कर रहे हो, आप तो बदतमीजी दे रहे हो। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रोविंसेस जो मतलब एरिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है वो तो अपनी अलग होती है, उसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। प्रोविंसेस का मतलब वहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, एकदम होल्ड अच्छा होता है। तो ब्रिटिशर्स यहां पे क्रिप्स मिशन में ये बोलते हैं कि जो प्रोविंसेस इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहती, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इंडिया के लिए, उसके साथ नहीं जुड़ना चाहती, तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अलग ही बना लो सिस्टम सारा। मतलब यहां पे इंडिया को जोड़ने की बात ही नहीं करी जा रही है, यहां पे और तोड़ने की बात करी जा रही है, ऑप्शन दिए जा रहे हैं अलग हो जाओ बाकी स्टेट्स को भी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बाद एक चीज और बहुत ही बड़ी स्टिक, कैरेट के साथ स्टिक, कि जो डिफेंस होगा वो ब्रिटिश के कंट्रोल में होगा, डंडा मारेंगे, डिफेंस मेन होल्ड पावर अपने हाथ में रख ली। अब आप मुझे बताओ क्या ये कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी इसको? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों करेगी एक्सेप्ट कांग्रेस? कांग्रेस को डोमिनियन चाहिए नहीं, इंडिया को डोमिनियन चाहिए नहीं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, हम कह रहे हैं फ्रीडम आफ्टर द वॉर, आप बदतमीजी दे रहे हो, ऊपर से नॉमिनेटेड आप नॉमिनेट करोगे, हमें तो इलेक्टेड चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हो लोग अलग होने का, उनको अलाउ किया जाए कि आप अलग हो सको, तो ये भी एक बदतमीजी है। डिफेंस आप अपने हाथ में रख रहे हो, तो फिर काय बात का फ्री हुआ? अब आप मुझे बताओ कांग्रेस तो रिजेक्ट करेगी, तो सीधी सी बात है, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है इसको एक्सेप्ट करना। गांधी जी भी रिजेक्ट करेंगे, गांधी जी तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है। क्या मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करेगी? मैंने आपको क्या बताया, अगर पाकिस्तान लिखा नहीं दिख रहा है तो मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहां पाकिस्तान दिख रहा है ना, यहां पे क्लियर लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, यहां ये नहीं लिखा कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इसका मतलब यहां पे जिन्ना वैसी बोल आ गया, जिन्ना ने कहा भाग जाए, मेरे को नहीं चाहिए पाकिस्तान, दिखाओ या पाकिस्तान लिख के दो, वो कहता नहीं देंगे, तो कह रहा हमें नहीं चाहिए, तो जिन्ना ने भी मना कर दिया। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, जिन्ना ने कह दिया ये नहीं होगा, हम नहीं चाहिए, हम गुस्सा हो गए, हम नहीं मानेंगे बात को। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट्स है वो अलग हो सकती है, अगर आपको चाहिए अपना अलग बना लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हिंदू महासभा एकदम कट्टर, तो एकदम भाई साहब सारी लोग जुड़े होने चाहिए एकदम। तो यहाँ पे हिंदू महासभा बोरा गया कि भाई ये भी नहीं, तो इसका मतलब हिंदू महासभा बड़ी पार्टी थी, मना कर दिया। मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी थी उस टाइम, मना कर दिया। कांग्रेस तो मना कर ही रही है, गांधी जी सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ऊपर से क्रिप्स मिशन यहां तो फेल हुआ ही, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्रिप्स को जब भेजा गया था, यहाँ पे क्रिप्स को जब इंडिया भेजा गया था, तो यहाँ विंस्टन चर्चिल वहां का प्राइम मिनिस्टर, कमांडर, यहाँ का कमांडर इन चीफ, उसके बाद वाइसरॉय लिथिंगो, ये तीनों के तीनों नहीं चाहते थे क्रिप्स सक्सेसफुल हो। उसका रीजन, क्रिप्स को सक्सेसफुल नहीं होना चाहते थे देना। जो भी क्रिप्स पूछता था उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बना रखा था, कुछ करवाना चाहता था तो वो करते नहीं थे, उसको पास नहीं करते थे। इसका रीजन था इनको ये लग रहा था कि अगर क्रिप्स ये मिशन पास करवा के इंडिया से ले आया तो क्रिप्स हो जाएगा फेमस, और आगे चल के क्रिप्स फेमस हो गया तो इलेक्शन जीत जाएगा और मेरी इज्जत चली जाएगी। चर्चिल को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो ये लोग सपोर्ट पे नहीं थे, ये लोग रिसोर्सेज ही दे रहे थे, ये लोग कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे थे उसकी। तो ये भी एक मेन रीजन था जो आप आंसर्स में लिख सकते हो मेंस के अंदर, कि जहां पे क्रिप्स मिशन फेल हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। गांधी जी बोलते हैं कि ये जो तुम दे रहे हो ना, ये जो तुम क्रिप्स मिशन लेके आए हो, इसका मतलब है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फॉलिंग बैंक। मतलब एक बैंक डूबने वाला है, मुझे पता है वो 1 साल में डूब जाएगा, और मैं आपको 1.5 साल की डेट डाल के एक चेक दे रहा हूं कि भाई साहब 2 करोड़ रुपए निकाल लेना इस बैंक में से। मतलब वो बैंक तो 1 साल में बंद हो जाएगा, तो 2 करोड़ रुपए कहां से निकालूंगा तुम्हारे घर से? तो गांधी जी कहते हैं ये तो फॉलिंग बैंक है, और मैं मतलब कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला था, 1942 में आया था, और वो कहते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर कि ऐसा है, अब बहुत हो गए तुम्हारे तमाशे, अब बवाल कर दूंगा मैं। अब मैं गुस्सा आ गया हूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ये जो मेरा चरखा है ना, ये उठा के सर पे मार दूंगा। गांधी जी को आती बहुत ही गुस्सा, और वो कहते हैं कि अब मुझे चाहिए इमीडिएट पावर ट्रांसफर, और मुझे चाहिए एकदम वॉर के बाद एकदम इंडिपेंडेंट फ्री कंट्री चाहिए मुझे। अब मैं कुछ, अब तो कान बंद कर लिए, डोमिनियन बोल मत देना। पिछली बार से 10 बार डोमिनियन सुन चुका हूं, अब डोमिनियन मत बोलना, वरना मुझे आ जाएगा गुस्सा, और दिल टूट चुका है मेरा, अब मेरा सर टूट जाएगा। अब मुझे डोमिनियन नहीं चाहिए, गुस्सा आ जाता है गांधी जी को। ठीक है, ये हो गया क्रिप्स मिशन का फेलियर। उधर
उधर अगर हम दूसरी स्टोरी पे जाएं, जो मैंने लास्ट क्लास भी अपलोड की थी, सारी क्लासेस जोड़ने ना मजा आएगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में जो लड़ाई पंगे हो रहे थे उनको छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 1940 में, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद 1941 में जर्मनी चले गए थे, हिटलर से दोस्ती कर ली थी, प्लानिंग वानिंग उसकी देख ली थी क्या चल रही है। सिंगापुर चले गए थे 1943 में और आईएनए अपना चला के आगे बढ़ा रहे थे, आपने देखा था। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी की भी म्यूटनी हुई थी, वो सब हमने पिछली क्लास में काफी कुछ कवर कर लिया था। तो उधर 1943-44 तक का चीजें हमने कवर की हुई थी जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड थी या आईएनए से रिलेटेड थी। उसको एक बार देखोगे तो आपको उधर की स्टोरी भी जुड़ जाएगी। तो अब दो स्टोरी जुड़ चुकी है, इधर कांग्रेस परेशान है, गांधी जी परेशान है, अगस्त ऑफर फेल हो चुका था, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया है, उधर सुभाष चंद्र बोस जी आईएनए को लेके आ गए हैं, इधर अटैक कर चुके हैं, जापान के साथ हार चुके हैं वो लोग, और आईएनए वाले अरेस्ट हो चुके हैं, आईएनए वाले अरेस्ट हो गए हैं, उन पर ट्रायल किए जा रहा है, लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, म्यूटनी हो रही है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर अल्टीमेटली दो जगह से प्रेशर बनने लग गया है। एक तो कांग्रेस का ऑलरेडी प्रेशर है, उसके बाद आईएनए के ट्रायल की वजह से लोगों का प्रेशर आ चुका है, आर्मी वाले जो ब्रिटिश की आर्मी में इंडियंस काम करते थे वही उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। अब आप मुझे बता दो, अगर आर्मी वाले ही ब्रिटिश के अगेंस्ट हो चुके हैं तो जो आम जनता है उसको डर किसका है? आम जनता को रोकने के लिए ये लोग आर्मी तो लगाते थे, तो अब आम जनता फ्री हो चुकी है, उसको अब गुस्सा निकालने का तरीका चाहिए, बस वो गुस्सा निकालने को तैयार है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो अब लोग बहुत गुस्साए और चिड़े हुए बैठे हैं, कांग्रेस हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे आर्मी वाले हो, चाहे आम जनता हो, क्योंकि आम जनता को रोकने के लिए आर्मी आती थी और आर्मी अब आएगी नहीं, क्योंकि आर्मी खुद ही खिसियाए बैठी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उधर जुलाई 1942 में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और गांधी जी कहते हैं कि अब टाइम आ गया है बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने का। जुलाई 1942 में मीटिंग होती है और गांधी जी डिसाइड करते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर कि कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि अब ये मान नहीं रहे हैं, लोग वैसे ही गुस्साए बैठे, उनकी एनर्जी को यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे, वहां पे 8 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। भयंकर तरीके से लॉन्च होता है, लोग वैसे ही गुस्साए होते हैं, कोई डर उनके अंदर होता नहीं है। ठीक है, इधर जैसे ही मूवमेंट लॉन्च होता है, इस मूवमेंट को दबाने के लिए अगले दिन ही ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स नेक्स्ट डे मतलब 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च होता है और 9 अगस्त को सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, सारे लीडर्स को। अब आप मुझे बताओ, इतना बड़ा मूवमेंट लॉन्च होता है, इतना बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है और लीडर्स अगले दिन ही अरेस्ट हो जाते हैं, तो लोगों का क्या होगा? लोग तो बोराए घूम रहे हैं, लोग तो उतर गए रोड पे। मैंने आपको हमेशा समझाया है, जब भी लीडर हटेगा किसी मूवमेंट से और मूवमेंट को चला के बीच में से हटेगा, तो वो जो एनर्जी है ना लोगों की, वो अनचैनलाइज हो जाएगी, फिर लोग लड़ने भिड़ने आग लगाने लग जाएंगे, वही होने लग गया, वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका है ये मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट के पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, अगर लिखने को आते हैं, एक तो क्रिप्स मिशन का फेलियर। इंडियंस को काफी उम्मीद थी कि क्रिप्स हमसे मिला है, लीडर्स के साथ मिला है, दोस्ती करी, कुछ अच्छा हमारे लिए लेके आएगा, बट वो लेके नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, तो लोग चिढ़ गए थे। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते खत्म होते होते, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रही थी, इंडिया के अंदर बहुत प्राइस राइज हो गया था, हर चीज बहुत महंगी हो चुकी थी, क्योंकि खर्चे ब्रिटिशर्स के वहां हो गए थे और ब्रिटिशर्स जब भी कहीं खर्चा होता था वो वसूली इंडिया से करते थे, पता नहीं क्यों। उनको लगता था यहां से लोगों को लूट लो, यहाँ के लोगों के पास फालतू पैसा लूटे रहो। तो यहाँ पे हर चीज महंगी हो चुकी थी, तो लोग, आम जनता भी परेशान थी, साथ में उसके मन से डर निकल चुका था, क्योंकि नेवी वाले या आर्मी वाले जो उनको रोकते थे, वो उनके रोकने के लिए आप खुद ही नहीं थे, वो खुद ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रखे थे। ठीक है, जापान एक्सपेंड बहुत ज्यादा कर चुका था, जापान इवन चाइना तक पहुंच चुका था, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ऊपर अल्टीमेट प्रेशर है, लोग गुस्से में हैं, लोग परेशान हो रखे हैं, कांग्रेस भी गुस्से में बैठी हुई है, मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया है और फिर वो मूवमेंट लॉन्च करते ही लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। तो अब जब लीडर अरेस्ट कर लिए गए, तो अब लोगों के साथ क्या होगा? 9 अगस्त को लीडर अरेस्ट होते हैं, 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च होता है और लीडर अरेस्ट होने के बाद जो लोग रोड पे उतरे होते हैं वो बोर आ जाते हैं। लेकिन यहां पे आपने एक चीज नोटिस करोगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अभी तक हमने हर बार देखी है, जब भी लीडर हटता है तो लोगों की एनर्जी अनचैनलाइज हो जाती है और ब्रिटिशर्स उसको दबा पाते हैं और दबा देते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इवन लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी वो लीडर्स गेम खेल जाएंगे अंडरग्राउंड। मतलब यहाँ ऐसे ऐसे लीडर आपको दिखेंगे कि एक लेडी थी, उनका नाम मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। वो रेडियो एयर करने लग गई थी, मतलब रेडियो के सिग्नल पकड़ के कहीं अंडरग्राउंड छुप के अपनी कमेंट्री करने लग गई थी और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने लग गई थी। तो ब्रिटिशर्स ये सोचने लगे थे, अरे यार ये आंटी कहां से केयर कर रही है, कहां से ऑल इंडिया रेडियो चला रही है अपना बैठ के, पकड़ो इनको, ढूंढो। ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था। उसका रीजन, पुराने जमाने में जब भी कभी ऐसा हो रहा था ना, चाहे वो 1857 हो, चाहे वो 1907 के टाइम की बात हो, लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज थी नहीं, लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। अब क्या टाइम आ चुका था, 40s का टाइम आ चुका था, लोग इंटेलिजेंट थे, पढ़ लिख चुके थे, उनको टेक्नोलॉजी यूज करना आता था, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अब ब्रिटिशर्स को अच्छा गेम खिला रहे थे। तो वो क्या खिला रहे थे गेम,
और किस तरीके से घुमा रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। इस क्लास को पूरा रिवाइज कर लेना, एकदम रिकॉल कर लेना सारी चीज। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ ऐसे इवेंट्स बताऊंगा जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। पुरानी 2 क्लास जरूर रिवाइज करना, सुभाष चंद्र बोस की क्लास और उससे पहले की क्लास जो आपको अगस्त ऑफर तक लेके आएगी 1940 तक। दोनों क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे मैं आपको बताया, आपको यूपीएससी, एसएससी, सीएससी किसी भी चीज का कोर्स ज्वाइन करना है, इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस सेव्ड मिलेंगी, कितनी बार भी, कभी भी, मोबाइल, लैपटॉप, कहीं भी देख सकते हो। प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, कहीं और से कुछ पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहो। यूट्यूब पे क्लासेस आती रहेंगी, उसकी टेंशन मत लो। बट अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो आपको स्पेसिफिक उसके लिए एक टारगेट मिलेगा, क्योंकि वहां हमने और भी फैकल्टीज स्पेसिफिक रखी हुई है, तो आपको रूटीन में वो चीज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। मस्त रहो, ऐश करते रहो। अच्छा लगे तो बताना जरूर, मुझे भी अच्छा लगता है देख के, और मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हो और पढ़ना चाह रहे हो, तो पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक, बाकी शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और खुश रहो। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.